हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहां आपको 1 या 2 चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। साथ ही आप यहां पर CUET एंड TSC ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन भी कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज प्रोफेसर बरखा गुप्ता, योर IP एजुकेटर फॉर क्लास 11th इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, बुक कोड 065 को कंटिन्यू कर रहे हैं और MCQ की सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स के MCQs को, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। यस स्टूडेंट्स, 1 to 6 चैप्टर पूरे कंप्लीट कर चुके हैं हम MCQs के, और साथ ही हमने क्लास 11th IP का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। और इसमें हमने सारे क्वेश्चन आंसर्स, टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स, प्रैक्टिकल्स, वन शॉट रिविजन्स, सभी चीज हमने कंप्लीट कर ली है। राइट, होप आप सभी ने सारे वीडियोस देखे होंगे। स्पेसिफिकली आज हम डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं। सो आप सभी ने डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स वाला चैप्टर पढ़ लिया होगा अच्छे से, ताकि आप आज की इस वीडियो में जितने भी MCQs हम इसमें डिस्कस करें उन सभी के आंसर्स आप इजीली कर सको। राइट, सारे वीडियो लेक्चर्स को आप एक्सेस कर सकते हो यूट्यूब प्लेलिस्ट के थ्रू भी। यूट्यूब की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है वहां से, या फिर आप magnetbrains.com वेबसाइट के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, या फिर आप मोबाइल ऐप के थ्रू भी सारे वीडियो लेक्चर्स को आसानी से एक्सेस कर सकते हो। राइट, सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। राइट, अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, स्कोरिंग भी होते हैं। एग्जाम में जब आपको पेपर मिलता है तो उसमें आपको सबसे पहले जो मिलते हैं 10 या 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिख जाते हैं, है ना। अब यदि उनको आपको पता है अच्छे से, मतलब आपको पता है कि इसका करेक्ट आंसर ये होगा, यदि वो करेक्ट जाता है तो आपको उसके पूरे फुल मार्क्स मिल जाते हैं। तो स्कोरिंग तो होते ही है, मार्क्स कट होने का कोई चांस नहीं होता है एक्सेप्ट कि आपका आंसर रॉन्ग हो तब। राइट, सो क्वेश्चन नंबर 1, अ फाइल बेस्ड सिस्टम इज कॉल्ड। जो फाइल बेस्ड सिस्टम होता है उसे हम क्या कहते हैं? सो क्वेश्चन का आंसर समझने के पहले थोड़ा सा जान ले कि इस चैप्टर में हमने पढ़ा क्या क्या था, ताकि एक छोटा सा रिवीजन आपका हो जाएगा, क्विक रिवीजन टाइप लाइक। सो इस चैप्टर में हमने डेटा देखा था, क्या होता है डेटा से इंफॉर्मेशन क्या होती है वो पढ़ा था। ठीक है, साथ ही हमने डेटा को पहले, जब टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी तो पहले मैनुअली किस तरीके से डेटा को रिकॉर्ड किया जाता था, स्टोर किया जाता था। रजिस्टर्स के फॉर्मेट में डेटा को स्टोर किया जाता था, है ना। रजिस्टर होते थे, उसमें मैनुअली एंट्री होती थी और उनको फिर कैलकुलेशन करना, फिर दोबारा से मेंटेन करना। यदि रजिस्टर कहीं लॉस्ट हो जाए तो पूरी इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो जाती है ना, ऐसे कुछ केसेस थे। और यदि कुछ गलत हो जाता था तो आपको पूरा कट करके दोबारा एंट्री करनी होती थी। सो बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, टाइम ज्यादा लगता था, है ना। एक्यूरेसी नहीं मेंटेन कर पाते थे आप, इनकंसिस्टेंसी के साथ में सारा डेटा मेंटेन होता था। धीरे धीरे कंप्यूटर्स आए, ठीक है, और कंप्यूटर्स ने सारी चीजों को आज पूरी तरीके से कंप्यूटराइज्ड कर दिया है ना। सो जब धीरे से कंप्यूटर आए तो कंप्यूटर्स में डेटा को मेंटेन किया जाने लगा, किसका यूज करके, किसकी मदद से? वही सारे रिकॉर्ड्स को जो मैनुअली रिकॉर्ड किए जाते थे उनको फाइल्स बनाकर कंप्यूटर में स्टोर किया जाने लगा। ठीक है, अब कंप्यूटर में फाइल सिस्टम हुआ करता था जिसमें आप फाइल्स को स्टोर करते थे। वहां भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, वहां भी कुछ प्रॉब्लम्स आई। राइट, कि फाइल्स में आपको यदि चेंजेस करने तो आपको पूरा फाइल फिर से अपडेट करना है, आपको प्रोग्राम पूरा लिखना पड़ेगा, फिर सॉफ्टवेयर में आपको अपडेशंस करने पड़ेंगे, है ना। सो डुप्लीकेशन जैसी चीजें भी हुई कि डुप्लीकेट डेटा भी हो सकता है मेंटेन। ओके, इनकंसिस्टेंसी वहां भी थोड़ी बहुत हुई। राइट, सो फाइल सिस्टम को भी फिर ओवरकम कर दिया किसने? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ने, जहां पे पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्ड वे में आप डेटा को मेंटेन कर सकते हो, रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सकते हो, जहां पे आपकी डेटा रिडंडेंसी, डुप्लीकेशन, इनकंसिस्टेंसी, ये सारी चीजों से आपको क्या मिला? छुटकारा मिला, और डेटाबेस में आप प्रॉपर्ली डेटा को स्टोर कर पाए और हाईली ऑर्गेनाइज्ड वे में आप क्वेरी का यूज करके वहां से डेटा को इजी वे में एक्सेस कर सकते हो, है ना। सो हमने बेसिकली इस चैप्टर में ये सारी चीज पढ़ी थी, कुछ कीज देखी थी, कुछ फीचर्स देखे थे, है ना। जैसे हमने कुछ कंस्ट्रेंट, कुछ कीज देखी थी जो डेटाबेस को इजी करती है, मतलब जितनी भी प्रॉब्लम्स मैनुअली फाइल सिस्टम में देखी गई थी उनको कीज, कॉन्स्ट्रेंट्स की मदद से ओवरकम किया गया था। ये स्पेशल फीचर्स हैं डेटाबेस के। तो हमने स्पेशल टाइप की कीज भी पढ़ी थी, प्राइमरी की, फॉरेन की, ऑल्टरनेट की, कैंडिडेट की, है ना। कुछ कंस्ट्रेंट देखे थे, सेम ऐसी फॉरेन की कंस्ट्रेंट, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। नए नाम तो नहीं ले रही हूं ना, सबने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, बहुत डिटेल में मैंने हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन किया है इस चैप्टर के, और एक एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने इस चैप्टर पे बनाया हुआ है। यदि आपने मेरे वीडियो देखे तो आप कभी लाइफ में डेटाबेस में कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको डेटाबेस अच्छे से क्लियर रहेगा हमेशा के लिए। राइट, यदि आप आगे भी कंप्यूटर फील्ड में ही बढ़ते हो तो ये डेटाबेस का जो बेसिक्स है, यदि ये आपका स्ट्रॉन्ग है तो आगे आप किसी भी फील्ड में जाओगे ना, डेटाबेस
डेटाबेसेस से रिलेटेड, तो वहां आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। सो बेसिकली इतना हमने यहाँ पे पढ़ा था। अब इसी पर बेस्ड आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि अब फाइल बेस्ड सिस्टम इज कॉल्ड, फाइल बेस्ड सिस्टम को हम क्या कहते हैं? फ्लैट फाइल, सीरियल फाइल, फ्लैट डेटाबेस, या बोथ ए एंड सी। सो यहाँ करेक्ट आंसर होगा आपका डी, दैट इज बोथ ए एंड सी। फाइल बेस्ड सिस्टम को हम फ्लैट फाइल और फ्लैट डेटाबेस के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया फाइल बेस्ड सिस्टम के भी कुछ प्रॉब्लम्स थे जिसको किसने? डेटाबेस ने ओवरकम किया था। क्लियर? सो डेटाबेस में जब आप डेटा को मेंटेन करते हो तो वहां पे हम उसे टेबल्स, रिलेशनल डेटाबेस के नाम से जानते हैं, और फाइल्स में जब आप डेटा को मेंटेन करते हो यहाँ पर फाइल बेस्ड सिस्टम में, तो उसे हम फ्लैट फाइल और फ्लैट डेटाबेस के नाम से जानते हैं। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन, रिपीटेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड, डेटा का रिपीटेशन होता है, डुप्लीकेशन होता है, उसे हम और किस नाम से जानते हैं? डिपेंडेंस, रिडंडेंसी, इनकंसिस्टेंसी या आइसोलेशन। सो यहाँ पे हर एक वर्ड का अपना मीनिंग है। डेटा डिपेंडेंसी होती है, डेटा रिडंडेंसी होती है, डेटा इनकंसिस्टेंसी होती है, डेटा आइसोलेटेड भी होता है। सो रिपीटेशन को यहाँ पे हम जिस नाम से जानते हैं डेटाबेसेस में, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में, वो होता है रिडंडेंसी। रिडंडेंट डेटा मतलब रिपीटेड डेटा। इट मीन्स कि हम यहाँ बात कर ले, सपोज स्टूडेंट टेबल है, एक स्टूडेंट फाइल है, उसमें भी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है, वहां उसकी फीस भी मेंटेन की हुई है, और वहीं हम यदि फीस वाली टेबल में बात कर ले तो वहां भी उसकी सेम एंट्री है। या फिर हम कुछ ऐसा समझते हैं, इस एग्जांपल को छोड़ो, कि स्टूडेंट टेबल है और एक स्टूडेंट टेबल ऑफिस स्टाफ के पास है, एक स्टूडेंट टेबल आपके टीचर्स के पास है, दोनों में स्टूडेंट का डेटा मेंटेन किया जाता है। ऑफिस में स्टूडेंट का डेटा मेंटेन हो रहा है, टीचर भी, क्लास टीचर भी स्टूडेंट का डेटा मेंटेन कर रही है। हो सकता है कि सेम डुप्लीकेट एंट्रीज दोनों के पास में हो, एक ही टेबल में दोनों का रिडंडेंट डेटा मेंटेन हो, है ना। तो रिडंडेंसी जो है वो किसको बोलते हैं? हम रिपीटेशन को बोलते हैं। रिपीटेशन का मतलब डुप्लीकेशन, रिडंडेंसी, ध्यान रखना, ठीक है। और इसको किसने ओवरकम किया है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। वहां पे प्राइमरी की मदद से हम इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर पाए। मतलब जहां पे डुप्लीकेट डेटा होगा उसे आप, एक कॉलम होगा जिसको हम प्राइमरी की सेट करेंगे, उस कॉलम की वैल्यू से आप डुप्लीकेशन को हटा सकते हो, ठीक है। समझ में आ गई बात? नाउ नेक्स्ट, mismatched redundant copies of data is known as dash data। क्या पूछा है? mismatched, जो मैच नहीं करता है, ऐसा रिडंडेंट डेटा की यदि कॉपी होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? डिपेंडेंस, रिडंडेंसी, इनकंसिस्टेंसी या आइसोलेशन। ऑब्वियस उसे हम कहते हैं इनकंसिस्टेंसी। जब मिसमैच्ड डेटा मिल रहा है, वो भी रिडंडेंट कॉपीज आपको मिसमैच मिल रही है, तो कहीं ना कहीं आपको डेटा को फैच करने में इनकंसिस्टेंसी होगी। जैसे अभी एग्जांपल दिया, ऑफिस में जो स्टूडेंट की टेबल बनी हुई है उसमें आप देखते हो कि स्टूडेंट की एंट्रीज हैं और क्लास टीचर के पास स्टूडेंट की एंट्री है। अब सपोज क्लास टीचर के पास में किसी स्टूडेंट ने अपना फोन नंबर चेंज करवा दिया, तो क्लास टीचर ने अपडेट कर दिया उस पर्टिकुलर कॉलम में स्टूडेंट के नाम के आगे फोन नंबर, लेकिन ऑफिस में नहीं बताया। ऑफिस स्टाफ में जो स्टूडेंट टेबल है वहां पे तो उसका ओल्ड फोन नंबर ही है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि स्टूडेंट का फोन नंबर वाला कॉलम है, स्टूडेंट की डिटेल भी है, लेकिन डेटा मिसमैच कर रहा है। ऑफिस में फोन नंबर कुछ और लिखा हुआ है, क्लास टीचर के पास अपडेटेड फोन नंबर लिखा हुआ है। तो डेटा को फैच करने में, सर्च करने में, है ना, हमें क्या हो रही है यहाँ पे? इनकंसिस्टेंसी हो रही। तो मिसमैच्ड रिडंडेंट कॉपीज ऑफ डेटा इज नोन एज डेटा इनकंसिस्टेंसी। राइट, समझ में आया? नेक्स्ट, इसे भी डेटाबेस ने, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ने ओवरकम किया है। अब वो कैसे ओवरकम किया है? यहाँ पे आप दो टेबल में प्राइमरी की, फॉरेन की के थ्रू दोनों टेबल को कनेक्ट कर सकते हो, एसोसिएट कर सकते हो। तो एक टेबल में यदि कुछ चेंजेस होंगे तो वो दूसरी टेबल में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करेंगे, है ना। तो ये रिलेशनल डेटाबेस ने हमें कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया है। क्लियर? व्हेन डेटा ऑफ वन फाइल कैन नॉट बी मैप्ड टू द अदर रिलेशनल फाइल, इट इज कॉल्ड डेटा। क्या बोला है? व्हेन डेटा ऑफ वन फाइल कैन नॉट बी मैप्ड, जब किसी एक फाइल का डेटा दूसरी फाइल में मैप नहीं होता है, ओके, रिलेशनल फाइल में, देन इट इज कॉल्ड डैश डेटा। उसे हम कौन सा डेटा कहते हैं? उसे हम डेटा डिपेंडेंस कहते हैं, डेटा रिडंडेंसी कहते हैं, डेटा इनकंसिस्टेंसी कहते हैं, या डेटा आइसोलेशन। सो वहां हम उसे कहते हैं डेटा आइसोलेशन। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए, क्योंकि डेटाबेस के टर्म्स में ये जो पॉइंट्स हैं इनके सबके अपने अपने मीनिंग है। ओके, कहीं ना कहीं डिपेंडेंस, रिडंडेंसी, इनकंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ये सभी हमने फाइल बेस्ड सिस्टम के डिसएडवांटेजेस में पढ़ा था, जिसे ओवरकम किया था रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ने। ओके, और ये कहीं ना कहीं डिसएडवांटेजेस ही हम फाइल बेस्ड सिस्टम के डिस्कस कर रहे हैं। ओके, देखो किस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में इस चैप्टर पर बेस्ड, वो आपको पता होना चाहिए। अब ये भी चैप्टर आपका थ्योरेटिकल चैप्टर है, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आगे आप 8th जो चैप्टर है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। राइट? नेक्स्ट,
द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन डेटा स्टोर्ड इन फाइल्स and the software programs that maintain those files is called data. बच्चा क्या? Dependence. राइट समझ में आ रहा है? वैसे आंसर भी यही होगा कि द क्लोज रिलेशनशिप, देखो यहीं से समझ में आ रहा है, द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन डेटा स्टोर्ड इन फाइल्स एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स दैट मेंटेन दोज फाइल्स। वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कि फाइल्स को मेंटेन कर रहा है जिसमें डेटा स्टोर है, तो इनके बीच की जो क्लोज रिलेशनशिप है उसे हम क्या कहते हैं? डेटा डिपेंडेंस कहते हैं, कि जो भी फाइल है उसके अंदर जो भी डेटा है वो डिपेंड कर रहा है पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पर, सो दैट इज कॉल्ड डेटा डिपेंडेंस। बाकी डेटा रिडंडेंसी, इनकंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ये मैंने अच्छे से एग्जांपल के साथ आपको समझा दिया है, क्लियर। और ये चारों प्रॉब्लम्स जो फाइल बेस्ड सिस्टम की थी उसको ओवरकम किसने किया? जल्दी बता दो। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज RDBMS। याद कर लो ये वर्ड भी, RDBMS का फुल फॉर्म भी याद कर लो, ये भी आपसे MCQ में पूछा जा सकता है, राइट। नाउ सिक्स्थ, अ डैश इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा। इन ऑप्शंस में से बताना है क्या एक स्ट्रक्चर्ड डेटा का ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है। ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी फाइल, ऑप्शन सी डेटाबेस, ऑप्शन डी DBMS। सो इन पर्टिकुलर ऑप्शंस में से आपको करेक्ट ऑप्शंस हो पता है, क्योंकि मैंने जब आपको यहाँ पे एक डेफिनेशन बताई थी, एक डेफिनेशन इनमें से ही है, जिसका मतलब मैंने बताया था कि यहाँ पे डेटा को स्ट्रक्चर्ड वे में, हाईली ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर किया जाता है ना। आप उसको अपडेट कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो। सो वो क्या होता है? वो होता है डेटाबेस। डेटाबेस एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा का, जिसमें आप क्या करते हो? जिसमें आप टेबल्स क्रिएट करते हो। टेबल्स कैसी होती है? रो और कॉलम में डिवाइड होती है, और इसी फॉर्मेट में, इसी को बेसिकली कहते हैं आपका स्ट्रक्चर्ड डेटा। सो रो कॉलम में जब डेटा स्टोर किया जाता है तो वो स्ट्रक्चर्ड वे में शो होता है, स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर किया जाता है, और इन टेबल्स के कलेक्शन को हम कहते हैं डेटाबेस। और इस डेटाबेसेस को जो सॉफ्टवेयर मैनेज करता है वो कहलाता है आपका DBMS सॉफ्टवेयर, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। समझ में आ गया? क्लियर। नाउ सेवेंथ, अ डैश इज अ सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट सिस्टम डिजाइन टू मेंटेन अ डेटाबेस। वही बात आ गई कि डेटाबेसेस को मेंटेन करने के लिए, डिजाइन करने के लिए जिस सिस्टम का आप यूज करते हो, है ना, डेटाबेसेस को मेंटेन करने के लिए जो सिस्टम बनाया गया है वो इंफॉर्मेशन है, फाइल है, डेटाबेस है या DBMS है, वो आपका DBMS होता है, दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, राइट। इस पर बेस्ड आपने कुछ सॉफ्टवेयर्स भी देखे होंगे, जैसे MS एक्सेस का नाम आपने सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, वो एक DBMS सॉफ्टवेयर है, राइट, है ना, जहां पर आप टेबल्स क्रिएट करते हो, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो। समझ में आ रहा है? इसी के साथ यदि हम बात कर लें MySQL, Oracle, ये सभी DBMS, RDBMS सॉफ्टवेयर्स हैं, जहां पर आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में डेटाबेस में, टेबल्स में डेटा को स्टोर करवा सकते हो, मैनिपुलेट करवा सकते हो। 8th, अ डेटाबेस डैश इज अ स्केच ऑफ डिजाइन ऑफ अ प्लान्ड डेटा। डेटाबेस, कौन से डेटाबेस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं? जिसमें एक स्केच होता है, जिसमें आप अपने डेटा को प्लान करते हो, डिजाइन करते हो। उस स्केच को क्या बोलते हैं? डेटाबेस का इंस्टांस कहते हैं, स्कीमा कहते हैं, मेटा डेटा कहते हैं या रिलेशन कहते हैं। सो यहाँ करेक्ट आंसर होगा आपका बी, दैट इज अ डेटाबेस स्कीमा। डेटाबेस स्कीमा का मतलब यहाँ पे हम डेटाबेस के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं हम? डेटाबेस के स्ट्रक्चर की। मतलब आपने एक टेबल क्रिएट किया, ठीक है, आपने एक स्टूडेंट टेबल क्रिएट किया, तो आप स्टूडेंट टेबल जब क्रिएट करते हो तो उसमें पहले आप बताते हो कि स्टूडेंट टेबल आप क्रिएट करने वाले हो, जिसमें कितने कॉलम्स होंगे, ये आप स्ट्रक्चर बता रहे हो, जिसमें आप बोल रहे हो कि 3 कॉलम होंगे। कौन से कॉलम होंगे? रोल नंबर कॉलम होगा, एक नेम कॉलम होगा, एक क्लास कॉलम होगा। रोल नंबर में कैसी वैल्यूज होंगी? रोल नंबर में नंबर टाइप वैल्यूज होंगी। कितने डिजिट का रोल नंबर हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, वो आपको बताना है। 5 डिजिट का रोल नंबर ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, तो रोल नंबर में नंबर टाइप वैल्यू होगी और 5 डिजिट का रोल नंबर आप यहाँ एंटर कर सकते हो। फिर आपने बताया नेम वाले कॉलम में कैसी वैल्यूज होगी? नेम वाले कॉलम में कैरेक्टर टाइप वैल्यू होगी और 20 कैरेक्टर से ज्यादा का नाम आप एंटर नहीं कर सकते, तो मैक्सिमम 20 कैरेक्टर का नाम होना चाहिए। क्लास वाला कॉलम कैसा होगा? क्लास वाले कॉलम में आप यहाँ पर वॉरकेयर टाइप, मतलब क्लास एंटर कर सकते हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे भी एंटर कर सकते हो, रोमन नंबर में भी एंटर कर सकते हो। तो वॉरकेयर टाइप वैल्यूज आप यहाँ एंटर करोगे और 3 या 5 कैरेक्टर से ज्यादा का नाम आप यहाँ पे क्लास का नाम एंटर नहीं कर सकते हो। तो ये क्या हुआ? अभी ये आपने एक स्कीमा बनाया, आपने ये स्ट्रक्चर बताया है डेटाबेस का, कि डेटाबेस में जो टेबल होगी उसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि 3 कॉलम होंगे, तीनों कॉलम में आप इतने इतने इस टाइप की वैल्यूज को एंटर कर पाओगे।
तो ये बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में आप डेटाबेस में डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करवा रहे हो। सो ये कौन बताता है, इसे हम किस नाम से जानते हैं, स्कीमा के नाम से। अ डेटाबेस स्कीमा इज अ स्केच ऑफ डिजाइन ऑफ प्लान्ड डेटा। एक स्केच होता है, एक डिजाइन होता है जिसमें आप डेटा को प्लान करते हो कि आप इस तरीके से डेटा को रिप्रेजेंट करने वाले हो। ओके, नेक्स्ट 9th, अ डेटाबेस डैश इज द स्नैपशॉट और स्टेट ऑफ अ डेटाबेस एट एन इंस्टेंट ऑफ अ टाइम। ठीक है, एक इंस्टेंस ऑफ टाइम पे, मतलब हम बात करें कि जब आप डेटाबेस में कोई ट्रांजैक्शन करते हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंस्टेंस, स्कीमा, मेटा डेटा या रिलेशन। तो यहाँ पे हम उसे कहते हैं क्या, इंस्टेंस। कि सपोज मैंने बताया, जैसे अभी आपको एक एग्जांपल में क्या, कि यहाँ पर हमने टेबल जो अभी बनाई थी, राइट, ये टेबल हमने बनाई, ठीक है, ये हमने स्कीमा डिफाइन कर दिया कि स्टूडेंट नाम की एक टेबल है और उस स्टूडेंट नाम की इस टेबल में आप बता रहे हो क्या, आप बता रहे हो कि ये रोल नंबर, नेम, क्लास वाले कॉलम, ये आपने एक स्कीमा डिफाइन कर दिया। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पे पहली एंट्री करी, क्या करी, जैसे ही आपने यहाँ पर एक पहली एंट्री करी, ठीक है, तो ये एक इंस्टेंस हुआ, ये एक ट्रांजैक्शन हुआ जो आपने यहाँ पे किया। तो ऐसे मल्टीपल इंस्टेंसेस होते हैं, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होते हैं डेटाबेस में, टेबल में। सो अ डेटाबेस इंस्टेंस इज द स्नैपशॉट और अ स्टेट ऑफ अ डेटाबेस एट एन इंस्टेंस ऑफ अ टाइम। समझ में आ गई मेरी बात, कि आपने टेबल में एक डेटा की एंट्री करी, एक रो क्रिएट करी, या आपने किसी टेबल में किसी रो में अपडेशन किया, डिलीशन किया, या नई रो इंसर्ट करी, तो ये इंस्टेंस ऑफ अ टाइम आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे होते हो। क्लियर, एक स्टेट होती है डेटाबेस की, इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन। क्लियर हुआ। नाउ 10th क्वेश्चन, डैश रिफर्स टू द डेटा अबाउट डेटा। डेटा के बारे में यदि आप फर्दर डेटा डिफाइन कर रहे हो तो उससे हम क्या कहते हैं, इंस्टेंस कहते हैं, स्कीमा कहते हैं, मेटा डेटा कहते हैं या रिलेशन कहते हैं। सो उसे हम कहते हैं मेटा डेटा, कि आप डेटा तो डिफाइन कर रहे हो पर आप उसकी फर्दर इंफॉर्मेशन दे रहे हो। ठीक है, कि आप जो एंटर करने वाले हो वो कैरेक्टर होगा, ठीक है, कैरेक्टर में इतना साइज होगा, इस कॉलम को आप प्राइमरी की बना रहे हो, इसमें नल वैल्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब आप किसी एक कॉलम की जब फर्दर बहुत सारी इंफॉर्मेशन सेट कर रहे हो तो आप किसी डेटा का डेटा बता रहे हो और फर्दर, तो वो मेटा डेटा कहलाता है। मेटा डेटा मीन्स डेटा अबाउट डेटा, जहां पे भी डेटा अबाउट डेटा देखो मतलब हम मेटा डेटा की ही बात कर रहे हैं। तो इंस्टेंस क्लियर, स्कीमा क्लियर, मेटा डेटा क्लियर। नेक्स्ट देखो, ये सब क्या है, ये सब आपके डेटाबेस के टर्म्स हैं, डेटाबेस की टर्मिनोलॉजी है। जब डेटाबेस पढ़ते हैं तो उसमें कुछ टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज होती हैं, राइट, ये सब वही चीजें हैं। क्लियर। नेक्स्ट, अच्छा, मेटा डेटा इज करेक्ट आंसर। ओके। 11th, डैश इज द रिपोजिटरी ऑफ मेटा डेटा। अब मेटा डेटा भी कहीं स्टोर होता है, जो आप डेटा बता रहे हो टेबल में, कॉलम्स और जो उसमें फर्दर आप रिकॉर्ड्स बता रहे हो वो तो टेबल में स्टोर हो जाता है, लेकिन उस टेबल से भी रिलेटेड जो डेटा होता है, डेटा अबाउट जो डेटा होता है, वो कहाँ स्टोर होता है। ओके, वो एक रिपोजिटरी में स्टोर होता है। उस रिपोजिटरी को क्या कहते हैं, कंस्ट्रेंट कहते हैं, डेटा डिक्शनरी कहते हैं, क्वेरी कहते हैं, या ऑल ऑफ दिस। सो जब भी डेटा अबाउट डेटा, दैट इज मेटा डेटा को जहां आप स्टोर करते हो, उस रिपोजिटरी को डेटा डिक्शनरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, डेटाबेस में डेटा डिक्शनरी। तो डेटाबेस में टेबल्स होती हैं, टेबल्स में कुछ डेटा होता है, उस डेटा के बारे में भी कुछ डेटा होता है जिसे हम मेटा डेटा कहते हैं, और उस मेटा डेटा को जहां स्टोर किया जाता है, उस रिपोजिटरी को जहां पे डेटा को स्टोर किया जाता है, वो आपका डेटा डिक्शनरी कहलाता है। ओके, बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल बता दूं, जैसे स्टूडेंट नाम की टेबल आपने बनाई, उसमें आपने नेम, क्लास, रोल नंबर बता दिया, ये आपकी टेबल का डेटा हो गया। ठीक है, अब नेम में कैरेक्टर्स होना चाहिए, इतने कैरेक्टर्स का होना चाहिए, रोल नंबर वाला कॉलम प्राइमरी की बनेगा, इसमें आप प्राइमरी की कंस्टेंट लगा रहे हो, क्लास की वैल्यू नल वैल्यूज नहीं होना चाहिए। ये जो मैंने अभी बताया, इन कॉलम से रिलेटेड जो वैल्यूज बताई, ये कहाँ स्टोर होंगी, ये स्टोर हो जाएगी आपकी डेटा डिक्शनरी में। तो डेटा डिक्शनरी एक ऐसी रिपोजिटरी होती है जहां पे डेटा अबाउट डेटा, दैट इज मेटा डेटा, स्टोर होता है। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट 12th, अ डेटा दैट इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइन वैलिड डेटा। अब कौन से डेटा की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो कि सेट ऑफ रूल्स को डिफाइन करता है और ये बताता है कि भाई ये डेटा आप यहाँ जो एंटर कर रहे हो वो वैलिड है। क्या बताया मैंने, रोल नंबर वाला जो कॉलम है वो खाली नहीं होना चाहिए। जब भी आप एंट्री करते हो तो रोल नंबर जरूर आपको फिल करना है, फिर ही आप आगे नाम और क्लास और फर्दर डिटेल फिल कर सकते हो। तो मतलब मैं ऐसा बोल रही हूँ कि रोल नंबर वाले कॉलम को आप प्राइमरी की डिफाइन कर दो। ठीक है, तो आपने एक वैलिडेशन लगा दिया। प्राइमरी की का मतलब क्या होता है, प्राइमरी की का मतलब होता है कि पर्टिकुलर कॉलम को जिसको आपने प्राइमरी की बनाया है उसकी वैल्यू नल नहीं होगी, उसमें कभी भी ब्लैंक नहीं आएगा, वहां कुछ ना कुछ वैल्यू होना चाहिए और वो वैल्यू भी वैलिड होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी आपने एंटर कर दिया।
है ना, और यूनिक होना चाहिए, डुप्लीकेट भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने इस एक वन रोल नंबर के 2 स्टूडेंट की एंट्री कर दी, तो प्राइमरी की से आपने उस पर क्या अप्लाई कर दिया, एक रिस्ट्रिक्शन, एक रूल अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यही बोला है आपसे कि अ डेटा डैश इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइन वैलिड डेटा, उसे हम क्या बोलते हैं। तो जब मैंने प्राइमरी के डिफाइन करने को बोला, मतलब मैं ये बता रही हूँ कि आपको उस पर क्या अप्लाई करना है, कंस्ट्रेंट, डेटा डिक्शनरी, क्वेरी, ऑल ऑफ दिस। सो डेटा डिक्शनरी तो अभी हमने देख लिया, तो ये हो नहीं सकता। क्वेरी आपको अच्छे से क्लियर है, होप। सो यहाँ पे क्या होगा, उसे हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट मतलब वो सेट ऑफ रूल्स जो आप किसी पर्टिकुलर कॉलम पर अप्लाई करते हो, जिसकी मदद से उस कॉलम में सिर्फ और सिर्फ वैलिड डेटा ही स्टोर करवा सकते हो। एक और एग्जांपल देती हूँ इसका, है ना। सपोज जेंडर वाला कॉलम है किसी टेबल में, कौन सा कॉलम है, जेंडर। ठीक है, अब जेंडर वाले कॉलम में या तो एम या तो एफ ही आएगा। ठीक है, तो आपने क्या अप्लाई कर दिया कि जेंडर वाले कॉलम में आप बार बार एंट्री ना करो एम एफ कि हो सकता है कि किसी क्लास में सिर्फ गर्ल्स ही हो। ठीक है, तो जब आप उसका डेटा मेंटेन करो तो वहां पे एफ ऑटोमेटिकली फिल हो जाए। तो आपने कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दिया कि भाई एफ ही फिल होना चाहिए। ठीक है, आपने उस पर कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दिया, ये रूल बता दिया कि इस कॉलम की वैल्यू एफ ही होना चाहिए, कितनी भी एंट्री होगी एफ होगी, क्योंकि उस क्लास में सारी गर्ल्स हैं। ठीक है, तो ये हमने रूल अप्लाई कर दिया, एक कंस्ट्रेंट बता दिया, तो अब वहां पे हमेशा वैलिड वैल्यू ही एंटर होगी। सो ऐसे यूनिक कंस्ट्रेंट, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, फॉरेन की कंस्ट्रेंट, डिफरेंट कंस्ट्रेंट हमने यहाँ पर देखे हैं एग्जांपल के साथ। सो यहाँ पे क्या होगा, सेट ऑफ रूल्स इसमें आप डिफाइन करते हो जो कि वैलिड डेटा को शो करता है, वो कंस्ट्रेंट कहलाता है। 13th क्वेश्चन, अ डैश इज अ टाइप ऑफ कमांड दैट रिट्राइव्स डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस ऑन अ सर्वर। क्या पूछा है आपसे, अ डैश इज अ टाइप ऑफ कमांड। ऑप्शंस में से देख के आपको बताना है कि कौन सी कमांड है जिसके थ्रू आप सर्वर पर से डेटाबेस में से डेटा को रिट्राइव करते हो। कॉन्स्ट्रेंट, डेटा डिक्शनरी, क्वेरी एंड ऑल ऑफ दिस। सो कंस्ट्रेंट भी नहीं होगा, डेटा डिक्शनरी भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों को हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो अभी हमने साथ साथ में देखे तो आपको ये क्लियर है। ठीक है, तो होगा क्या यहाँ पर, क्वेरी। क्वेरी की मदद से ही क्या होता है, क्वेरी की मदद से आप टेबल में से, डेटाबेस में से किसी डेटा को रिट्राइव कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। सपोज किसी स्टूडेंट टेबल में 10 एंट्री है, 10 स्टूडेंट की। अब मैंने ऐसा बोला कि मुझे उस स्टूडेंट की पूरी डिटेल चाहिए, उस स्टूडेंट की पूरी डिटेल चाहिए जो कि दिल्ली में रहता है इस पर्टिकुलर एड्रेस पर। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि मुझे उस पर्टिकुलर स्टूडेंट की डिटेल चाहिए जो दिल्ली में इस एड्रेस पे रहता है। क्लियर, या फिर मुझे उस स्टूडेंट की डिटेल चाहिए जिसने क्लास में टॉप किया है। ठीक है, सो क्या हो रहा है, मैं एक क्वेरी, मैं एक क्वेश्चन अराइज कर रही हूँ कि मुझे टेबल में से ये पर्टिकुलर स्टूडेंट की डिटेल चाहिए, तो इस क्वेश्चन को ही क्या कहते हैं हम, क्वेरी। अब आप इसके लिए क्वेरी लिखोगे, जिसके लिए हम स्पेशल टाइप की लैंग्वेज एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज करते हैं। जब आप क्वेरी लिखोगे तो यहाँ पे जो डेटाबेस सर्वर है जहां पे डेटा स्टोर होगा, वहां से इस क्वेरी को क्या किया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा और डेटाबेस में से डेटा को एक्सेस करके आपके सामने रिजल्ट शो किया जाएगा। बात समझ में आ रही है। सो डैश इज अ टाइप ऑफ कमांड, क्वेरी इज अ टाइप ऑफ कमांड, मतलब एसक्यूएल कमांड की बात कर रहे हैं, दैट रिट्राइव्स डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस ऑन अ सर्वर, जो डेटाबेस में से डेटा को रिट्राइव करता है और आपको शो करता है एज ए रिजल्ट। समझ में आ गया। सो करेक्ट आंसर सी, दैट इज क्वेरी। और क्वेरी के लिए कमांड लिखने के लिए हम एसक्यूएल कमांड का यूज करते हैं, जो नेक्स्ट चैप्टर में हम क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, 14th, द अंडरलाइंग सॉफ्टवेयर that implement DBMS function is called data। अंडरलाइंग सॉफ्टवेयर की बात हो रही है जिसके थ्रू DBMS फंक्शंस को इंप्लीमेंट किया जाता है। क्या बात हो रही है, द अंडरलाइंग सॉफ्टवेयर, उस सॉफ्टवेयर का नाम आपको बताना है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, जिसके थ्रू आप DBMS फंक्शंस को इंप्लीमेंट किया जा सकता है। वो डेटा कहलाता है आपका बेस, कॉन्स्ट्रेंट, इंजन या टाइप। सो ऑब्वियस यहाँ पे क्या होगा, डेटा इंजन। डेटा इंजन ही DBMS के जितने भी फंक्शंस होते हैं, डेटा को स्टोर करना, अपडेट करना, डिलीट करना, क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाना, ये सब काम किसका होता है, डेटा इंजन का ही होता है, जो डेटाबेस इंजन होता है ना उसका। समझ में आ गई बात। करेक्ट आंसर क्लियर है। कंस्ट्रेंट हमने देख ही लिया है, फाइन। नाउ स्पेशल लीगल एम्प्टी वैल्यू, स्पेशल लीगल एम्प्टी वैल्यू अलाउड इन अ डेटाबेस। डेटाबेस में यदि किसी टेबल में कोई वैल्यू आप नहीं एंटर करते हो, कोई कॉलम यदि ब्लैंक होता है, तो वहां पे आप एक लीगल वैल्यू को एंटर करते हो, एक एम्प्टी वैल्यू, जिसका मतलब एम्प्टी होता है कि ये पर्टिकुलर कॉलम खाली है, यहाँ पे आपने कोई वैल्यू एंटर नहीं की है। सो उस वैल्यू को हम किस नाम से जानते हैं डेटाबेस में, बहुत पॉपुलर है, जीरो, एम्प्टी, नल या जीरो साइन। सो यहाँ पे हम जानते हैं उसे किससे,
नल वैल्यू से जानते हैं। किस वैल्यू से जानते हैं? नल्स वैल्यू से। सो सी इज द करेक्ट आंसर। देखो क्या है करेक्ट आंसर? सी, दैट इज नल वैल्यू। भूलना मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेटाबेस में किसी टेबल में यदि कोई कॉलम की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, सपोज आपने किसी टेबल में रोल नंबर, नेम और क्लास असाइन करवाया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने कोई एंट्री करी, आपने पहला रोल नंबर लिखा, नाम लिखा, ठीक है, आपने क्लास भी लिखा, फोन नंबर वाला कॉलम भी आपने एंटर किया है, ठीक है, फोन नंबर। अब यहाँ पे अपने पहले वाले स्टूडेंट का फोन नंबर नहीं लिखा, सपोज उसका फोन नंबर नहीं है, तो यहाँ पे क्या असाइन हो जाएगा? यहाँ आपने कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, तो ये ब्लैंक नहीं रहेगा, यहाँ पे एक लीगल वैल्यू असाइन होगी जिसे हम कहते हैं नल। नल वैल्यू का मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर कॉलम में कोई वैल्यू नहीं है, ब्लैंक है ये कॉलम। ओके, समझ में आ गया? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 16, अ रिलेशनल डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ। एक रिलेशनल डेटाबेस क्या कंसिस्ट करता है? ठीक है, टेबल्स, फील्ड्स, रिकॉर्ड्स और कीज। ऑब्वियस अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब डेटाबेस में किस में डेटा मैनेज किया जाता है? टेबल्स के फॉर्मेट में, टेबुलर फॉर्मेट में, राइट, रो कॉलम्स में जो टेबल्स डिवाइडेड होती है। सो डेटाबेस टेबल्स का कलेक्शन होता है। सो रिलेशनल डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स। ओके, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। और टेबल्स में फील्ड्स होती हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं और कुछ कॉलम्स को आप की सेट करते हो, लाइक प्राइमरी की, फॉरेन की, लाइक। ओके, सो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में आने जैसा है, इंपॉर्टेंट भी है, राइट। नेक्स्ट 17, डैश इज अ फील्ड इन द डेटाबेस टेबल और अ कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड्स दैट हैज अ यूनिक वैल्यू। क्या पूछा है क्वेश्चन? डैश इज अ फील्ड इन अ डेटाबेस टेबल। डेटाबेस टेबल में उस फील्ड की हम बात कर रहे हैं जिसकी यूनिक वैल्यू होती है, ठीक है, जिसकी यूनिक वैल्यू होती है, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड्स जिनकी यूनिक वैल्यूज होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर लें स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट टेबल में जो रोल नंबर वाला कॉलम होता है उसमें यूनिक वैल्यूज ही होती हैं, रिपीट तो नहीं होते ना, दो स्टूडेंट के सेम रोल नंबर्स तो नहीं होते हैं, तो यूनिक वैल्यू होती है रोल नंबर वाले कॉलम में। सिमिलरली इनरोलमेंट नंबर वाले कॉलम की बात कर ले तो वहाँ भी इनरोलमेंट नंबर रिपीट नहीं होते हैं, उसकी भी सेम वैल्यूज ही होती हैं, राइट, मतलब उसमें भी यूनिक वैल्यूज ही होती हैं, है ना। सो रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर, ऐसी फोन नंबर भी हो जाएगा। सो ये जो कुछ कॉलम्स है ये हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं मतलब डुप्लीकेट नहीं होती है इनमें वैल्यूज। सो चाहे हम बात करें किसी एक फील्ड की या फिर हम बात करें कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फील्ड्स जो कि किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, उन्हें आप क्या कहते हो? फॉरेन की कहते हो उन कॉलम्स को, या प्राइमरी की कहते हो, या ऑल्टरनेट की कहते हो, या फिर प्राइमरी ऑल्टरनेट की दोनों, बोथ बी एंड सी। सो क्वेश्चन को ध्यान से पहले समझना, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया जो कॉलम यूनिकली आइडेंटिफाई करता है रिकॉर्ड को वो कॉलम प्राइमरी की बन जाता है। सो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा तो वही है, लेकिन यहाँ पे आपसे इस ब्रैकेट में क्या पूछा है? और अ कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड्स। और अ कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड्स मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स की भी बात की जा रही है। एक से ज्यादा यदि कॉलम भी यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं रिकॉर्ड के तो वो कॉलम क्या हो जाते हैं आपके? वो भी तो प्राइमरी की बनने के जैसे होते हैं, बट प्राइमरी की होती है कि है। तो जब आपने एक कॉलम को प्राइमरी की बना दिया, मतलब आपने सपोज रोल नंबर को प्राइमरी की बना दिया, तो बचे हुए इनरोलमेंट नंबर, फोन नंबर, वो क्या कहलाएंगे फिर? वो भी तो अविल है ना प्राइमरी की के लिए, तो वो कहलाएंगे आपके ऑल्टरनेट की। ये हमने पढ़ा था। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका बोथ बी एंड सी, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड्स भी पूछा है, और यदि ये ब्रैकेट नहीं दिया होता तो आपका करेक्ट आंसर होता प्राइमरी की। इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझ लेना। देखो करेक्ट आंसर बोथ बी एंड सी, मतलब ये कि रोल नंबर और इनरोलमेंट नंबर और फोन नंबर, और हो सकता है सपोज ईमेल आईडी भी ले लो आप भाई, ठीक है। ये कुछ ऐसे कॉलम्स होते हैं जो क्या करते हैं? रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। इनकी वैल्यू कभी भी सेम नहीं होती है। जैसे आपने 5 एंट्री करी है तो पांचों कॉलम में जो भी इनरोलमेंट नंबर होंगे, रोल नंबर होंगे, फोन नंबर्स होंगे, ये सब क्या होंगे? ये सब यूनिक होंगे, रिपीट नहीं होंगे कभी भी। तो आप प्राइमरी की जिसे बनाते हो वो सिर्फ एक सिंगल कॉलम को ही प्राइमरी की बनाते हो। किसे? सिंगल कॉलम को ही प्राइमरी की बनाते हो। बट प्राइमरी की के लिए ये चारों कॉलम्स वैलिड है, ये चारों कॉलम्स प्राइमरी की बनाने के लिए वैलिड है। लेकिन हम किसी भी एक ही कॉलम को बनाएंगे, तो सपोज हमने प्राइमरी की रोल नंबर को बना दिया, ठीक है, तो बचे हुए जो आपके कॉलम्स हैं, जो फील्ड्स हैं, ये क्या कहलाएंगे? ये ऑल्टरनेट की कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ऑल्टरनेट की, राइट। समझ में आ गया अच्छे से? एग्जाम्पल के साथ समझोगे तो सारी चीज इजीली क्लियर हो जाएगी। अब ये कीज वाला कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे से एक डेडिकेटेड वीडियो में समझाया है। कीज क्या होती हैं, डिफरेंट टाइप की कीज कौन कौन सी होती है, फॉरेन की, प्राइमरी की, ऑल्टरनेट की, कंपोजिट की, सुपर कीज, है ना। सारी कीज को हमने अच्छे से समझा एग्जाम्पल के साथ। सो वीडियो देखना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी इस वीडियो की। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, और इस पर क्वेश्चन हमेशा आते हैं। नेक्स्ट
a field in a database table whose values are the same as the primary key of another table is called. अब देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से क्वेश्चन समझो, ये एक्चुअली कीज की डेफिनेशन ही है. A field in the database table whose values are same as the primary key of another table. ये एक टेबल है, ठीक है. इस टेबल में सपोज ये स्टूडेंट की टेबल है, यहाँ रोल नंबर है, स्टूडेंट के नेम है, और यदि हम यहाँ पे बात कर लें तो डिपार्टमेंट है, या हाँ चलो डिपार्टमेंट है, ओके, कि किस कोर्स में, या कोर्स ले लो, चलो कोर्स ले लो, किस कोर्स में है, तो कोर्स का आईडी है, कोर्स आईडी है, ठीक है, कि इस रोल नंबर का स्टूडेंट, इसका ये नाम है, इस कोर्स आईडी में लॉगिन करता है. फाइन, इधर आ जाओ, ये एक आपकी कोर्स टेबल हो गई. क्या हो गई? कोर्स टेबल. ये हो गई स्टूडेंट टेबल. क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ठीक है, तो करेक्ट आंसर बता पाओगे आप. कोर्स टेबल में कोर्स आईडी है जिसमें कोर्स की डिटेल है कि आपको स्कूल में या कॉलेज में किस टाइप के कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं. कोर्स का नाम लिखना है आपको यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके की एंट्री यहाँ है, और यहाँ पर आपके स्टूडेंट की डिटेल है. अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपसे पूछा गया है क्या, कि अ फील्ड इन अ डेटाबेस टेबल हुज वैल्यूज आर द सेम एज द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल इज कॉल्ड. ये हो गया आपका रोल नंबर, क्या, ये स्टूडेंट टेबल का प्राइमरी की हो गया, ठीक है, और कोर्स आईडी यहाँ पर कोर्स टेबल का प्राइमरी की हो गया, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है. लेकिन कोर्स आईडी यहाँ भी दिख रहा है आपको, ठीक है, तो ये जो कोर्स आईडी है ये हमने इस कोर्स टेबल से ही लिया है, जो कि यहाँ पर इस टेबल में, भाई यहाँ का प्राइमरी की है, कोर्स टेबल का कोर्स आईडी वाला कॉलम प्राइमरी की है, लेकिन ये प्राइमरी की जब इस कॉलम में आप यूज कर रहे हो, इस पर्टिकुलर टेबल में, स्टूडेंट टेबल में, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर आकर, फॉरेन की, क्योंकि कहां से लेकर आया गया है, इस टेबल की प्राइमरी की को आप किसी और टेबल में, किसी अनदर टेबल में एज ए फॉरेन की एक्सेस कर रहे हो. सो क्वेश्चन में यही पूछा है कि अ फील्ड इन अ डेटाबेस टेबल हुज वैल्यूज आर सेम एज द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल, कि इस टेबल की प्राइमरी की जितनी भी वैल्यूज है वो सेम होगी किसी अनदर टेबल की कॉलम की वैल्यूज के. तो यहाँ पे ये जो कॉलम है ये क्या बन गया आपका, फॉरेन की. तो ऑप्शन देख लो, अ फॉरेन की, अ प्राइमरी की, एन आइडेंटिफायर, एन ऑल्टरनेट की. सो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका, अ फॉरेन की. एग्जाम्पल से आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होगी, है ना. अब ये जब फॉरेन की बन गया, मतलब कहीं ना कहीं ये जो दोनों टेबल है, स्टूडेंट और कोर्स टेबल, ये अब क्या हो गई है, एसोसिएटेड हो गई है. क्या हो गई है आपस में, एसोसिएटेड, कि मतलब यहाँ जो भी एंट्री आप करोगे ना वो तुरंत इधर रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है, समझ में आ रहा है. सो फॉरेन की का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, प्राइमरी की का क्लियर हो गया, कि प्राइमरी की कोई भी एक ही की हो सकती है दोनों टेबल में से, और किसी एक टेबल की प्राइमरी की, किसी एक टेबल की प्राइमरी की वाले कॉलम को यदि आप किसी दूसरी टेबल में एक्सेस करते हो तो वहां वो उस टेबल के लिए फॉरेन की बन जाता है. अब प्राइमरी की कांट बी नल बट फॉरेन की कैन बी नल, फॉरेन की नल हो सकती है, इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन बनता है. सो ये एग्जाम्पल ध्यान से समझ लो. अब आने वाले कुछ क्वेश्चंस में जब कीज वाला कॉन्सेप्ट आएगा तो हम यही एग्जाम्पल को कंटिन्यू करेंगे. डन, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. इसके बाद तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, 18th का फॉरेन की. नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, अ सॉफ्टवेयर सिस्टम डिजाइंड टू अलाउ द डेफिनेशन, क्रिएशन, क्वेरिंग, अपडेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेटाबेसेस इज कॉल्ड. डेटाबेसेस में यदि आप टेबल के साथ में कुछ क्रिएशन करते हो या कुछ टेबल में से डेटा एक्सेस करते हो, रिट्राइव करते हो, क्वेरी के थ्रू अपडेट करते हो, ठीक है, सो ये सारी चीजें जो सॉफ्टवेयर आपको अलाउ करता है, ठीक है, जहां पे आप इन सारी चीजों को यूज कर सकते हो, स्पेसिफाई कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू, उसे क्या कहते हैं, उस सॉफ्टवेयर सिस्टम को, डेटाबेस, डेटा मॉडल, DBMS, ऑल ऑफ दिस. सो अगेन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, है ना. इसी का काम होता है बेसिकली डेटाबेस को क्रिएट करना, डेटाबेस में टेबल को क्रिएट करना, क्वेरी के थ्रू डेटा को एक्सेस कर पाना, और SQL लैंग्वेज की मदद से आप इस DBMS के थ्रू क्या कर सकते हो, क्वेरी कर सकते हो, डेटाबेस में टेबल में क्रिएट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो डेटा को, ठीक है. सो डिफरेंट SQL स्टेटमेंट्स होते हैं जिनकी मदद से हम ये काम कर सकते हैं. तो जो सॉफ्टवेयर आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है उस सॉफ्टवेयर का नाम है आपका DBMS सॉफ्टवेयर, ठीक है, जिसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं आपके MySQL सॉफ्टवेयर, ठीक है, MS Access, ये सभी DBMS सॉफ्टवेयर हैं, RDBMS भी बोलते हैं हम इन्हें. नाउ 20th क्वेश्चन, a group of columns serving as a primary key are known as dash key. क्या बोला है, a group of columns serving as a primary key,
एक से ज्यादा कॉलम्स को आप कलेक्टिवली प्राइमरी की बोल सकते हो, ठीक है, मतलब प्राइमरी की बनने के लिए वो कॉलम्स हो सकते हैं एक से ज्यादा, जिन्हें हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, कैंडिडेट की, कॉम्पोजिट की, ऑल्टरनेट की या फॉरेन की। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया प्रीवियस टू प्रीवियस क्वेश्चन में कि रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर, फोन नंबर, ईमेल आईडी, ये कुछ ग्रुप ऑफ कॉलम्स हैं, ग्रुप ऑफ फील्ड्स हैं जो प्राइमरी की बनने के लिए रेडी है। भाई इन कॉलम्स को आप प्राइमरी की बना सकते हो, बट बनाना तो एक ही प्राइमरी की है ना। सो बाकी जो कॉलम्स है वो क्या कहलाएंगे आपके ऑल्टरनेट कीज। सो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, सी, दैट इज ऑल्टरनेट की। सेम क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट 21st, pull of values from where a column draws its value is called dash। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। pull of values from where a column draws its values, मतलब सपोज रोल नंबर वाले कॉलम की बात कर लें हम, और रोल नंबर वाले कॉलम में जो आपने वैल्यू एंटर करी, ठीक है, इसी तरीके से नेम वाला कॉलम होगा टेबल में, तो नेम वाले कॉलम ने भी आपने कुछ नाम एंटर किए होंगे, ठीक है, फाइन। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे पूछा है कि पुल ऑफ वैल्यूज फ्रॉम वेयर अ कॉलम ड्रॉज इट्स वैल्यूज। ये वैल्यूज जो होती हैं एक्चुअली टेबल में किसी कॉलम की, ये क्या कहलाती हैं, टेबल कहलाती है? नहीं भाई, टेबल में कॉलम की वैल्यूज की बात हो रही है ना, फर्स्ट रॉन्ग हो गया। एट्रीब्यूट कहलाती है? एट्रीब्यूट किसे कहते हैं, कॉलम के नाम को एट्रीब्यूट कहते हैं, तो ये भी नहीं होगा। डेटा सेट कहलाती है या डोमेन कहलाती है? होता तो कॉलम के अंदर का डेटा ही है, कॉलम की जो वैल्यूज है बेसिकली, इसे हम डेटा सेट कहेंगे या डोमेन, तो उसे हम क्या कहेंगे, डोमेन। याद रखना कि टेबल में, कोई भी टेबल में जिस कॉलम की बात कर रहे हो आप, तो वो कॉलम आपका एट्रीब्यूट हो सकता है, फील्ड हो सकता है। भाई कॉलम को आप एट्रीब्यूट और फील्ड के नाम से जानते हो, है ना, और फील्ड के नाम से जानते हो, ठीक है, लेकिन जो कॉलम की वैल्यूज हैं, इन कॉलम की वैल्यूज को आप कैसे जानते हो, डोमेन के नाम से। क्या बोलते हो आप इन पुल ऑफ वैल्यूज को, डोमेन। क्लियर, समझ में आ गया ना, डोमेन कहते हैं, याद रखना। देखो करेक्ट आंसर डी। फाइन। नेक्स्ट, द कॉलम विच हैज यूनिक वैल्यूज इन ऑल द रोज बट इज नॉट अ प्राइमरी की। अच्छा क्वेश्चन है। द कॉलम विच हैज यूनिक वैल्यूज, वो कॉलम जिसमें यूनिक वैल्यूज होती हैं सभी रोज की, बट वो प्राइमरी की नहीं है, तो फिर उसे हम क्या कहेंगे जब प्राइमरी की नहीं है, तो कैंडिडेट कहेंगे, ऑल्टरनेट की कहेंगे, कॉम्पोजिट की कहेंगे या फॉरेन की कहेंगे। सो ऑब्वियस यहां हम क्या कहेंगे उसे, ऑल्टरनेट की। अगेन द सेम क्वेश्चन कि रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर, फोन नंबर, ईमेल आईडी, ये चार कॉलम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रोल नंबर को तो आपने प्राइमरी की बना दिया, बट इनरोलमेंट नंबर वाले कॉलम में भी तो यूनिक वैल्यूज हैं। सो द कॉलम विच हैज यूनिक वैल्यूज, सो इनरोलमेंट नंबर वाले कॉलम में भी यूनिक वैल्यूज हैं, है ना, सारे रिकॉर्ड्स के लिए, बट वो रोल नंबर वाला जो कॉलम है वो तो प्राइमरी की है, लेकिन इनरोलमेंट नंबर वाला जो कॉलम है जिसमें यूनिक वैल्यूज है वो प्राइमरी की नहीं है। तो उस पर्टिकुलर कॉलम को आप किस कैटेगरी में रखते हो, ऑल्टरनेट की वाली कैटेगरी में रखते हो, राइट, मतलब वो कॉलम्स आपके ऑल्टरनेट की बन सकते हैं। ओके, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट 23, अ डैश की में स्टोर नल वैल्यूज इन इट। कौन सी की में, मतलब कौन से ऐसे कॉलम में जिसको आपने कोई की सेट किया हुआ है और उसमें आप नल वैल्यू असाइन करवा सकते हो। प्राइमरी की में तो नल वैल्यू असाइन नहीं करवा सकते, ये मैंने आपको बताया पहले ही। अब ऑल्टरनेट कीज जो प्राइमरी की बन सकती है उसमें भी नल वैल्यूज नहीं हो सकती है। ये भी समझ में आ रही होगी आपको बात कि प्राइमरी की वाले कॉलम में तो नल वैल्यूज हो ही नहीं सकती, सपोर्ट ही नहीं करता, यूनिक वैल्यूज को सपोर्ट करता है, डुप्लीकेशन को भी अलाउ नहीं करता है। और ऑल्टरनेट कीज जो होती है, जो प्राइमरी की वाले कॉलम्स बन सकते हैं, तो उनमें भी ये चीजें नहीं होती है, उनकी वैल्यूज भी रिपीट नहीं होगी, यूनिक वैल्यूज रहेंगी, नल वैल्यूज हो नहीं सकती है। सो फिर यहाँ पे कौन सी की है जो स्टोर करती है नल वैल्यूज को? ऑप्शन है प्राइमरी की, नो। कॉम्पोजिट की, ये भी नहीं, कॉम्पोजिट की भी दो प्राइमरी कीज का कलेक्शन हो सकती है, फॉरेन की या नन ऑफ दिस। सो बचा क्या है, फॉरेन की। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था कौन सा वाला, स्टूडेंट टेबल का और कोर्स टेबल का, कि कोर्स आईडी वाले कॉलम को हमने क्या किया था, स्टूडेंट टेबल में फॉरेन की बनाया था। तो फॉरेन की कैन बी नल बट द प्राइमरी की कांट बी नल, है ना। सो बी इज द करेक्ट आंसर। याद रखना ये चीज कि एक ही की है जो नल वैल्यूज को एक्सेप्ट करती है, जिसमें आप नल वैल्यूज असाइन करवा सकते हो, मतलब नल वैल्यूज हो सकती है उस की में, वो होती है फॉरेन की। क्लियर। 24, द स्टेट ऑफ अ डेटाबेस इज कॉल्ड। डेटाबेस के स्टेट को क्या कहते हैं? अब स्टेट से मतलब समझ रहे हो, यहाँ पर डेटाबेस में टेबल्स क्रिएट हुई, टेबल्स में आपने कुछ इंसर्शन किया, डिलीशन किया, अपडेशन किया, ठीक है। सो ये क्या कर रहे हो, आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो ट्रांजेक्शन जब भी होता है तो उसे स्टेट कहते हैं डेटाबेस की, ठीक है। तो बेसिकली उसे हम क्या कहते हैं, डेटा कंस्ट्रेंट किस नाम से जानते हैं, डेटा इंस्टेंस,
डेटा स्कीमा या नन ऑफ दिस, ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम, प्रीवियस जब स्टार्ट किया था तब हम जब बेसिक्स देख रहे थे, इंस्टेंस, कंस्ट्रेंट, स्कीमा, तब भी हमने डिस्कस किया था। क्वेश्चन इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है कि डेटाबेस की स्टेट को कहा जाता है डेटाबेस इंस्टेंस। क्या कहा जाता है? डेटाबेस इंस्टेंस। मतलब डेटाबेस में, टेबल्स में जब भी कोई ट्रांजेक्शन होते हैं तो वो उसकी स्टेट होता है, उसे हम बोल सकते हैं कि डेटाबेस इंस्टेंस। चाहे कोई रो अपडेट हुई हो, चाहे कोई रो में इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन, मैनिपुलेशन, जो भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म हुआ हो, तो टेबल में जब भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो हम क्या बोलते हैं कि वो एक स्टेट है डेटाबेस की, ठीक है। इंसर्शन, डिलीशन, लाइक ऐसी कुछ स्टेप्स होती हैं जिनमें। क्वेश्चन नंबर 25, द क्वेरी लैंग्वेज ऑफ अ रिलेशनल डेटाबेस इज कॉल्ड। रिलेशनल डेटाबेस में जिस क्वेरी लैंग्वेज का यूज किया जाता है, बार बार बताया है मैंने, अभी डीबीएमएस वाले क्वेश्चन में भी बताया था ना, कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस सॉफ्टवेयर में आप क्या कर सकते हो? डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, टेबल्स क्रिएट कर सकते हो। लेकिन टेबल्स में जब आप कोई ट्रांजैक्शन या कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हो, कि टेबल में आप कोई नया रिकॉर्ड एंटर करना चाहते हो, डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हो, टेबल क्रिएट करना चाहते हो, उसमें इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन करना चाहते हो, सो इसके लिए हमें जरूरत होती है एक क्वेरी लैंग्वेज की। बिना क्वेरी लैंग्वेज के आप डेटाबेस या टेबल क्रिएट नहीं कर सकते हो ना। माइस्क्यूएल में देखा है हमने, है ना। सो उसके लिए कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है? क्वेरी लैंग्वेज, एसक्यूएल, डीडीएल, डीएमएल, टीसीएल। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज किया जाता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्यू फॉर क्वेरी, एल फॉर लैंग्वेज, एंड एस फॉर स्ट्रक्चर्ड, नॉट सिंपल, सिंगल लाइक दिस, ठीक है। क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो सिंपल क्वेरी लैंग्वेज भी लिख कर आ जाते हैं। इसका फुल फॉर्म भी डियर स्टूडेंट्स पूछा जा सकता है। सो एसक्यूएल लैंग्वेज की मदद से, किस लैंग्वेज की मदद से? एसक्यूएल, दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी, ये स्ट्रक्चर्ड है ना, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की मदद से आप क्या कर सकते हो? डेटाबेस, टेबल क्रिएशन, इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन जैसे वर्क कर सकते हो। क्वेरी लिखते हो आप, क्रिएट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, इस तरीके की क्वेरीज होती हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं जिनकी मदद से आप टेबल्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो, राइट, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर में। सो यहाँ पे एसक्यूएल करेक्ट आंसर है, देख लो। अब बाकी देखो, इसके बाद दिए हुए कुछ ऑप्शंस, डीडीएल, डीएमएल, टीसीएल, तो ये भी कुछ ना कुछ है, सुने होंगे आपने इनके नाम, है ना। ये क्या है? ये एसक्यूएल के स्टेटमेंट्स हैं। क्या है ये? एसक्यूएल के डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं, जिन स्टेटमेंट्स की मदद से आप क्या क्रिएट कर सकते हो? टेबल, इंसर्ट कर सकते हो टेबल में रिकॉर्ड्स। एसक्यूएल लैंग्वेज जिस स्टेटमेंट्स में बनाई गई है, जिस स्टेटमेंट्स में लिखी गई है, वो ये सभी स्टेटमेंट्स है, डीडीएल, डीएमएल, टीसीएल। डीडीएल का फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। क्या होता है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, याद रखना। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज मतलब वो सारे एसक्यूएल के स्टेटमेंट जो कि डेटाबेस को, टेबल को डिफाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं, जिसमें आ जाते हैं आपके कौन कौन से स्टेटमेंट? क्रिएट, ठीक है, और कौन सा स्टेटमेंट आता है यहाँ पे आपका? इंसर्ट। ये सारे स्टेटमेंट आपके यहाँ पे आ जाते हैं। ऑल्टर, ठीक है, जिसमें आप टेबल के स्ट्रक्चर वगैरह को डिफाइन कर सकते हो, टेबल को डिफाइन कर सकते हो। डीएमएल में आ जाते हैं आपके डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। कौन से आ जाते हैं? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म है। वो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज मतलब यहाँ पे आप जो चेंजेस करते हो, टेबल में से जो रिकॉर्ड एक्सेस करते हो, रिट्राइव करते हो, सिलेक्ट कमांड चलाते हो, अपडेट चलाते हो, ठीक है, ये जो कमांड्स हैं ये किस स्टेटमेंट में आती है? डीएमएल स्टेटमेंट में। ऐसे टीसीएल का क्या फुल फॉर्म होता है? ट्रांजैक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट। क्या होता है? ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ओके, समझ में आया? ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। यहाँ पे आते हैं आपके कमिट और रोल बैक, दो पर्टिकुलर कमांड, कमिट और रोल बैक। अब ये क्यों बताया मैंने? क्योंकि इन पर बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, इनके फुल फॉर्म्स आपसे पूछे जा सकते हैं एमसीक्यूज में, तो आपको एटलीस्ट फुल फॉर्म तो याद होना चाहिए ना। क्लियर? आ गई बात समझ में? नेक्स्ट 26, इट डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस कंपोनेंट्स। देखो अगेन जो मैंने अभी आपको समझाया, 4 ऑप्शंस दिए हुए, इनमें से बताना है कि कौन सा एसक्यूएल स्टेटमेंट है जो डेटाबेस का, टेबल्स का, कंपोनेंट्स का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है ना। एसक्यूएल, डीडीएल, डीएमएल, टीसीएल। अभी देखा हमने डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में जितने स्टेटमेंट्स होते हैं उनकी मदद से आप डेटाबेस, टेबल्स क्रिएट कर सकते हो। सो डीडीएल इज द करेक्ट आंसर, राइट? समझ में आया? नेक्स्ट, इट गिव्स कमांड्स टू मैनिपुलेट डेटा इन डेटाबेस। डेटाबेसेस में यदि आपको मैनिपुलेशन करना है, चेंजेस करना है, कुछ अपडेशन करना है रिकॉर्ड्स में,
सो आप कौन सी कमांड्स का यूज करते हो, कौन से स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं एसक्यूएल के, एसक्यूएल, डीडीएल, डीएमएल या टीसीएल? तो यहाँ पे हम यूज करते हैं डीएमएल, दैट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का। किसका यूज करते हैं हम यहाँ पर? डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसमें सिलेक्ट, इंसर्ट, सिलेक्ट, अपडेट कमांड का आप यूज कर सकते हो, राइट। सिलेक्ट का मतलब सुना होगा ना आपने, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। इस तरीके से हमने रन की थी क्वेरी। जब हमने ऐसा रन किया था तब आपको समझ में आया होगा, तब आपको टेबल पूरी दिखी थी, सारे रो, सारे कॉलम, सब चीजें आपको टेबल की शो हुई थी। तो एक्चुअली इस तरीके से टेबल तभी रिट्राइव होती है जब आप सिलेक्ट कमांड का यूज करते हो। तो सिलेक्ट कमांड का यूज बेसिकली टेबल में से डेटा को रिट्राइव करने के लिए यूज किया जाता है, अपडेशन करने के लिए यूज किया जाता है। सो कौन से स्टेटमेंट होते हैं जो मैनिपुलेशन के लिए यूज किए जाते हैं डेटा को? डीएमएल, दैट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट्स। ओके। 28 डैश इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस सॉफ्टवेयर। अब कौन सा ऑप्शंस में से बताना है कि फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? पाइथन हमने देखा था एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर था, मतलब पाइथन को आप python.org जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से आप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है, कोई पेमेंट नहीं करना है। साथ ही उसका सोर्स कोड भी फ्रीली अवेलेबल है। यदि आपको उस कोड को समझ में आता है, आपको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज है, आप उस कोड को समझते हो, तो उसमें आप अपने नीड के अकॉर्डिंग उस कोड को कस्टमाइज कर सकते हो और कुछ नया वर्जन भी लॉन्च कर सकते हो, कुछ न्यू सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर सकते हो, राइट। सो फ्री और ओपन सोर्स में मतलब क्लियर हो गया। अब यहाँ ऑप्शंस में से बताना है कौन सा फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। MS एक्सेस, SQL सर्वर, MySQL या ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे डेटाबेस का कौन सा फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? क्या MS एक्सेस? नो। SQL सर्वर? ये भी नहीं। MySQL जिस पे अपन ने काम किया है, ठीक है, वो क्या है? एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। कैसे इसको इंस्टॉल किया था, डाउनलोड किया था, कैसे इस पे वर्क किया, सब प्रैक्टिकली मैं समझा चुकी हूँ, है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो अपने कंप्यूटर सिस्टम में, और साथ ही इसका भी सोर्स कोड अवेलेबल होता है, ओपन सोर्स कोड होता है, मतलब कि जिस लैंग्वेज में ये बनाया गया है सॉफ्टवेयर उसका कोड आपको मिल जाता है। ओके, सो आप उसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हो। सो सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो पाइथन, MySQL जिनका हमने यूज किया अपने सिलेबस में, वो दोनों फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। क्लियर? नेक्स्ट, Which of the following is not a component of SQL? Again options आपके सामने हैं, बताना है कौन सा SQL का component नहीं है। तो SQL के स्टेटमेंट अभी हमने देखे थे, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, है ना, सेशन कंट्रोल लैंग्वेज, ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं। सो ऑप्शंस में से आपको बताना है कौन सा SQL स्टेटमेंट नहीं है जिसकी मदद से आप डेटाबेस टेबल में कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। नहीं पूछा, नॉट अ कंपोनेंट ऑफ SQL। DDL, DML, TCL और ADL। सो DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज ये हम पढ़ चुके हैं, ये तो है, ठीक है। DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज ये भी हम पढ़ चुके हैं। TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज ये भी होता है। कौन सा नहीं होता है? तो डी ऑप्शन, दैट इज ADL, ये नहीं होता है, राइट। सो ADL कोई स्टेटमेंट नहीं होता है SQL का। डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 30 नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड। किसी रिलेशन में नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स को क्या कहते हैं? मतलब सपोज आपके पास एक टेबल है, कौन सी? स्टूडेंट टेबल, है ना। अब स्टूडेंट टेबल में यहाँ पर 4 कॉलम है, रोल नंबर वाला कॉलम है, और हम सपोज कर लें क्लास लिखी हुई है, स्टूडेंट का नेम लिखा हुआ है, उसका फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। तो ये जो चारों कॉलम हैं, है ना, हम ये बोल रहे हैं कि स्टूडेंट टेबल में नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं भाई? 4 कॉलम्स हैं, 4 एट्रीब्यूट्स, 4 फील्ड्स। कॉलम्स को एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं और फील्ड्स भी कहते हैं, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि इस टेबल में पर्टिकुलरली 4 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो इसे हम बेसिकली किस और नाम से जानते हैं? जैसे टेबल को आप रिलेशन भी कहते हो, ठीक है, कॉलम्स को आप एट्रीब्यूट्स भी कहते हो। सो इसी तरीके से किसी टेबल में कितने नंबर ऑफ कॉलम्स एग्जिस्ट करते हैं किसी रिलेशन में, उसे हम एक नाम से जानते हैं यहाँ पर, डेटाबेस टर्मिनोलॉजी के नाम से, ठीक है। डेटाबेस टर्मिनोलॉजी जब पढ़ाया था तब मैंने ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर की है। इन पर बेस्ड क्वेश्चन हमेशा आते हैं, हमेशा आते हैं एग्जाम में। सो उस टर्म को हम क्या कहते हैं? साइज, डिग्री, कार्डिनलिटी या वेट। सो उसे हम कहते हैं बेसिकली डिग्री। कितने नंबर ऑफ कॉलम्स टेबल में एग्जिस्ट करते हैं? 4, 5, 10, 9, जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स एग्जिस्ट करते हैं हम उसे टेबल की कार्डिनलिटी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? सॉरी, डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे? डिग्री। कि टेबल की डिग्री जो है, रिलेशन की जो डिग्री है, वो किससे मेजर की जाती है? कितने नंबर ऑफ कॉलम किसी टेबल में एग्जिस्ट करते हैं उससे।
सो 4 नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं. सो स्टूडेंट टेबल में डिग्री क्या हो गई, स्टूडेंट टेबल की डिग्री हो गई है 4, क्योंकि 4 नंबर ऑफ कॉलम यहाँ एग्जिस्ट करते हैं. वहीं यदि हम बात कर लें रोज की, ठीक है, यहाँ पे सपोज 5 स्टूडेंट की एंट्रीज हैं, तो इस पर्टिकुलर टेबल में 5 रिकॉर्ड्स है, 1 2 3 4 5, ठीक है. तो नंबर ऑफ कितनी रोज हैं उन्हें हम किससे मेजर करते हैं, टेबल की कार्डिनलिटी से. ये ध्यान रखना, ठीक है, ना कि साइज से ना कि वेट से. 2 टर्म आपने सुनी होगी, डिग्री और कार्डिनलिटी. जितने भी नंबर ऑफ कॉलम एग्जिस्ट कर रहे हैं टेबल में उन्हें हम टेबल की डिग्री कहते हैं, और जितनी भी नंबर ऑफ रोज टेबल में एग्जिस्ट कर रही हैं उन्हें हम टेबल की कार्डिनलिटी कहते हैं. ये आपको ध्यान रखना है. तो कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर कार्डिनलिटी हो जाएगी इस टेबल की 5, ओके, इस रिलेशन की 5, और डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 4. क्लियर हुआ. इस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं डियर स्टूडेंट्स. ओके, देखो अब नंबर ऑफ टपल्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड, नंबर ऑफ टपल्स, जैसे मैंने बताया रो को क्या बोलते हो आप, रो को टपल्स भी बोलते हो, रिकॉर्ड्स भी कहते हो. मतलब कि ये आपकी टेबल है, इस टेबल में सपोज अगेन आई एम टेलिंग रोल नंबर, नेम, क्लास, ओके. अब यहाँ पे सपोज 5 रिकॉर्ड्स हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं, हम ऐसा बोल रहे हैं कि ये एक टपल है, ये क्या है, एक टपल है, ठीक है. सो अब यहाँ पे आपको बताना है नंबर ऑफ टपल्स इन अ रिलेशन. किसी रिलेशन में नंबर ऑफ टपल्स, कितनी नंबर ऑफ टपल्स हैं यहाँ 5. तो टपल्स को ही तो रोज भी कहा जाता है और टपल्स को ही रिकॉर्ड्स भी कहते हैं, ठीक है. तो जो अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया कि टोटल नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ टपल्स किसी भी टेबल की किस में मेजर की जाती है, उसकी टेबल की कार्डिनलिटी में मेजर की जाती है, उसे हम कार्डिनलिटी कहते हैं. सो सी इज द करेक्ट आंसर. और कॉलम्स किस में मेजर किए जाते हैं, कॉलम्स को हम क्या कहते हैं, कॉलम्स को हम एट्रीब्यूट कहते हैं और फील्ड्स भी कहते हैं, है ना. इन्हें किस में मेजर करते हो आप, इन्हें आप मेजर करते हो डिग्री में, और टपल्स को, रो को, रिकॉर्ड को आप मेजर करते हो उसकी कार्डिनलिटी में. अब ये आपको टेबल बेस्ड एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है. हो सकता है कि कोई टेबल बना के दे दें और उसमें बता दें, आपसे पूछा जाए कि कार्डिनलिटी या फिर डिग्री बताओ, है ना. सो ध्यान रखना ये चीज को भी, आपको कंफ्यूज नहीं होना है. 32 क्वेश्चन. द टर्म डैश इज यूज्ड टू रिफर टू अ रो, द टर्म डैश इज यूज्ड टू रिफर टू अ रो. रो को आप किस और नाम से रिफर करते हो, अभी समझाएं, एट्रीब्यूट, टपल, फील्ड या इंस्टेंस. सो रो को हम टपल या रिकॉर्ड के नाम से भी रिफर कर सकते हैं. और यदि यहाँ पे होता कॉलम, तो कॉलम को हम एट्रीब्यूट के नाम से रिफर करते हैं. सो क्या हो गया करेक्ट आंसर यहाँ पे, बी. क्लियर. नेक्स्ट, द टर्म एट्रीब्यूट रिफर्स टू अ डैश ऑफ अ टेबल. देख लो अब एट्रीब्यूट के लिए आ गया, तो एट्रीब्यूट को क्या कहते हो आप, रिकॉर्ड, कॉलम, टपल या की. तो यहाँ पे हम एट्रीब्यूट को कहते हैं कॉलम या फिर फील्ड्स, है ना, दोनों दे सकते हैं. सो यदि कॉलम नहीं दिया हो, फील्ड्स दिया हो, तो करेक्ट आंसर वही होगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है. ये सब डेटाबेस टर्मिनोलॉजी पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं. फॉर ईच एट्रीब्यूट ऑफ अ रिलेशन देयर इज अ सेट ऑफ परमिटेड वैल्यूज कॉल्ड द डैश ऑफ द एट्रीब्यूट. फॉर ईच एट्रीब्यूट ऑफ अ रिलेशन, रिलेशन के हर एक एट्रीब्यूट के लिए देयर इज अ सेट ऑफ परमिटेड वैल्यूज. वही मैं बात बता रही हूँ फिर से आपको कि रोल नंबर वाला जो कॉलम है उसमें सपोज सेट ऑफ वैल्यूज है, ये सेट ऑफ परमिटेड वैल्यूज है. तो किसी भी कॉलम के इन सेट ऑफ वैल्यूज को आप इस एट्रीब्यूट का क्या कहते हो, इस एट्रीब्यूट का डोमेन, रिलेशन, सेट या स्कीमा. तो मैंने बताया था किसी भी कॉलम की जो वैल्यूज होती हैं, जो परमिटेड वैल्यूज है, इन्हें हम जिस नाम से जानते हैं वो डोमेन होता है. देखा था इस टाइप का भी क्वेश्चन. सो ए, डोमेन इज द करेक्ट आंसर. ओके, देखो नेक्स्ट, database dash which is the logical design of the database and the database dash which is the snapshot of a data in the database at a given instant of time in time. तो देखो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा. क्या क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा है, database dash which is the logical design of the database, मतलब डेटाबेस की लॉजिकल डिजाइन को हम किस नाम से जानते हैं, एंड द डेटाबेस डैश विच इज द स्नैपशॉट ऑफ अ डेटा इन द डेटाबेस एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम. एक गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पे डेटाबेस में जो भी डेटा इंसर्ट हो रहा है, अपडेट हो रहा है, डिलीट हो रहा है, जो ट्रांजेक्शन, जो ऑपरेशन हो रहा है, उसे हम डेटाबेस का क्या कहते हैं. ऑप्शन ए इंस्टेंस स्कीमा, ऑप्शन बी रिलेशन स्कीमा, ऑप्शन सी रिलेशन डोमेन, या ऑप्शन डी स्कीमा इंस्टेंस. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका डी, दैट इज डेटाबेस स्कीमा विच इज लॉजिकल डिजाइन ऑफ डेटाबेस, एंड द डेटाबेस इंस्टेंस which is the snapshot of data in the database at given instant in time. Okay, so देखो D is the correct answer.
राइट। अब यहाँ पे रिलेशन स्कीमा, रिलेशन डोमेन, इन सब के अपने अपने अलग अलग मीनिंग है ना, समझ में आ रहा है। सो स्टूडेंट्स, होप आपको सारे एमसीक्यूज अच्छे से समझ में आए, क्योंकि यहाँ पे एमसीक्यूज हो चुके हैं, आप फिनिश इस चैप्टर के, और सारे एमसीक्यूज बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जिस भी स्टूडेंट्स ने अभी वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वीडियो लेक्चर्स देखना, तभी एमसीक्यूज को सॉल्व करना, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, राइट। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको ना सिर्फ K-12 बल्कि प्रोवाइड करता है CBSE, NTSC, ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी 100% फ्री विद हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ। और अब तो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर बुक्स और ई बुक्स की फैसिलिटीज को भी एक्सेस कर सकते हो। मतलब आप चाहते हो इस तरीके के एमसीक्यूज की बुकलेट को एक्सेस करना, या फिर आप चाहते हो सैम्पल पेपर्स को एक्सेस करना, या आप किसी भी सब्जेक्ट की बुक्स या ई बुक्स को एक्सेस करना चाहते हो, सो क्या करोगे इसके लिए, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिखेगी जिसमें आपको एक गूगल फॉर्म दिखेगा, अपनी नीड के अकॉर्डिंग उस गूगल फॉर्म को फिल कर देना, टीम आपसे कंसल्ट करेगी और आपको बुक्स और ई बुक्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है, ताकि आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 के एमसीक्यूज को। सो स्टे ट्यून्ड विद मी, थैंक यू सो मच।